हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बाल विकास के जो है सिद्धांत। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है। बाल विकास के सिद्धांत है, हर एग्जाम पे ये चीज़ पूछा जाता है ना। मैंने पहले भी बताया है, ये जो हमारा बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो सीरीज चल रहा है, ये आपके किन किन भर्तियों पर और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, एचएस से रिलेटेड आपका ये जो है टॉपिक आपको कवर करेगा, है ना। वीडियो में पहली बार आए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के इस क्लास में हम बाल विकास के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, है ना, इसको देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और इससे हर सीटेट एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, है ना। इससे प्रश्न बनने का जो है चांसेस जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत में जो है आपको क्या क्या चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला हमारा है सतत विकास। ठीक है, सतत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी धीमी हो जाती है और कभी तेज हो जाता है ना। सतत विकास का मतलब क्या हो गया कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है। ये है कि कभी रुकता नहीं है ना। सतत विकास जो है कभी विकास के उसमें कभी नहीं रुकता है। जैसे बच्चा गर्भावस्था में जैसे आता है वैसे उसका विकास का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, ये विकास कब तक चलता रहेगा, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास यह है कि उसकी कभी गति कभी धीमी हो जाएगी। जैसे शैशवावस्था में जो उसका विकास होता है बहुत तेज होता है ना, और फिर बाल्यावस्था में जाकर के थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक, और फिर जैसे किशोरावस्था में जाएगा तो उसका विकास फिर तेजी से बढ़ता है। और जैसे वो वृद्धावस्था को जाने के लिए होता है तो उसका जो विकास है, उसकी जो मेमोरी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, याद रखना को विकास कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, लेकिन जो है विकास जो हमेशा निरंतर चलते रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। अब विकास की गति में विभिन्नता जो है सिद्धांत है, ये क्या कहता है तो आगे देखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने पहले बताया शैशवावस्था, जैसे बालक जन्म लेता है और 1 साल के अंदर, जन्म के समय जैसा रहता है आपको 1 साल के अंदर, है ना, वो बहुत तेजी से विकास करता है। फिर इसका विकास जो है जैसे शैशवावस्था जैसे पार करेगा तो बाल्यावस्था में इसका जो विकास धीमा हो जाता है। जैसे लड़के और लड़कियों में देखना कि जो शैशवावस्था है वो बहुत तेजी से होता है, और जैसे बाल्यावस्था में होता है तो लड़के की जो विकास होता है वो थोड़ा सा धीमी हो जाता है लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, जैसे किशोरावस्था में आएगा तो किशोरावस्था में फिर थोड़ा सा तेज हो जाएगा, है ना, और ये बाल्यावस्था में क्या है कि फिर धीमा हो जाता है। फिर जैसे किशोरावस्था को जैसे पार करेगा तो जब उसका बुढ़ापे वाली स्थिति आता है तो उसमें जो इसकी विकास की गति फिर से धीमी हो जाती है। ठीक है, और अगला देखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए, आपको इसको ध्यान में रखना है। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि प्रत्येक जाति एक अलग अलग जाति है। जैसे अगर आप मनुष्य की जाति को ले लें, है ना, आप किसी भी जानवर के अगर जाति को ले लें तो जैसे मनुष्य का बच्चा चाहे वो कहीं भी पैदा हो, वो उतना ही मतलब साइज का रहेगा, थोड़ा मोड़ अंतर हो सकता है, उसके भी 2 पैर 2 आंख, एक प्रतिमान को, जैसे मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य के जैसा ही जन्म लेगा। अब अगर बात करें किसी और अन्य जानवर का, तो जैसे उसके माता पिता रहेंगे वैसे ही बालक जो होता है उसके माँ बाप के समान ही अनुरूप का अनुसरण करता है। ठीक है, जैसे हाथी का बच्चा चाहे वो कहीं भी पैदा होगा, है ना, चाहे हमारे किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, चाहे हमारा यहाँ जैसे भारत का अगर हाथी का बच्चा अगर जितना बड़ा होगा, जितने साइज का होगा, वहीं दूसरे देश का भी जो हाथी का बच्चा है तो वहाँ भी उतना ही कहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ मान के चलिए कि किसी भी देश में अगर हमारे यहाँ जैसे मनुष्य के जैसे बच्चे होते हैं, है ना, जैसे बच्चा होता है वैसे आप विदेशों में भी देखेंगे तो उसी जैसे वहाँ के जैसे कल्चर है ना, उसके माँ बाप का जैसा है रंग रूप, वैसे ही बच्चा उसको अनुसरण करता है। जैसे विदेशी का बच्चा विदेशी ही रहता है ना, इंडियन के बच्चे इंडियन टाइप में ही रहते हैं, है ना। तो ये चीज क्या कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही उसका अनुसरण करता है। यही क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो विकास की दिशा का सिद्धांत बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इसमें दो चीज याद रखना है, एक सिफेलोपोडल, इंग्लिश में इसका नाम जो है हमेशा आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी अलग अलग नाम आ जाते हैं, तो इसलिए हमें इंग्लिश में इसका नाम रखना है। एक होता है सिफेलोपोडल, एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल, है ना। इसको इंग्लिश में कोशिश करना है कि इसका जो इंग्लिश में नाम याद रखने का कोशिश करना बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ना। इसको समझिएगा, इन दोनों नाम मैं बता दिया इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसको देखिएगा विकास के सिद्धांत में क्या कहता है कि विकास का होता है, जो दिशा होता है ये हमेशा आपको याद रखना है सिर से पैर की ओर चलती है। मतलब विकास का जो दिशा होता है ये हमेशा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सिर से पैर की ओर देखने के लिए मिलेगा। और इसमें दो कंडीशन होता है, एक सिर से पैर की ओर चलने का एक अलग नाम है, और एक मध्य से स्टार्ट होकर के बाहरी मतलब मध्य केंद्र से स्टार्ट होता है और वो बाहर के अंगों में विकास करता है। तो दो नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है ना, या फिर चलती है, तो इसे मस्काधुमुखी या सिफेलोपोडल कहा जाता है। ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। अगला है देखिएगा, जब विकास की दिशा है ये मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ अगर चलती है, बाहर की तरफ अगर होता है, तो उसे दूरभिमुखी या प्रोक्सीमोडिस्टल कहा जाता है। ये दोनों नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट बना लीजिएगा, है ना। और इसीलिए विकास की जो दिशा का सिद्धांत है ये क्रमिक माना जाता है ना। विकास क्या है, एक क्रमिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ जाएंगे तो निरंतरता का सिद्धांत, है ना। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। आपको ध्यान में रखना है, विकास कभी ना रुकने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जो निरंतर माँ के गर्भ से लेकर के वो मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास है ना। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। केवल इसकी गति में ऊपर या नीचे कभी धीमी हो जाएगी तो कभी तेज हो जाएगी, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। और यह जो है माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत मतलब क्या है कि विकास को हम पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को जब देखते हैं, जैसे 3 साल का 4 साल का है, तो अगर बच्चा बहुत चंचल है ना, बहुत होशियार है, तो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है। जैसे बच्चा अगर बहुत टैलेंटेड है बचपन में ही, तो हम उसका अनुमान लगा करके कहते हैं कि ये बहुत आगे तक जा सकता है, ये कुछ कर सकता है, ऐसे करके, है ना। तो वही है विकास पूर्वानुमान होता है, हम इसको अनुमान लगा सकते हैं। अगर बच्चा बदमाश है तो हम उसका एक निगेटिव तौर पे उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, अच्छा गुणों वाला है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर के बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो वही कहता है कि विकास का सिद्धांत पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम इससे पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसका विकास किस दिशा में अच्छा हो सकता है या ज्यादा होगा, है ना। आगे देखेंगे समान से विशिष्ट का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। विकास जो होता है आपको याद रखना है, विकास सदैव जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जो विकास की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं वो सामान्य क्रियाएं पहले होती है, फिर विशिष्ट क्रियाएं वो बाद में करता है ना। आगे देखेंगे विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर चलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे बच्चा अगर कोई है तो सबसे पहले बच्चा उठना सीखेगा। अगर लेटा हुआ, जैसे बच्चा पहले अगर जन्म लिया तो पहले लेटा रहेगा, फिर धीरे धीरे उसमें विकास होगा। इसके बाद थोड़ा सा उठ करके बैठना सीखेगा, फिर इसके बाद उठ के बैठने के बाद फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होकर के चलना सीखता है, उसके बाद फिर वो दौड़ना सीखता है। तो एक जो क्रिया है आपको, ये जो प्रोसेस है इसको आपको याद में रखना है कि पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद जो धीरे धीरे है जो विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है, ठीक है। आगे चलें, आगे अगर देखेंगे तो एकीकरण का सिद्धांत, ये जितना सिद्धांत बता रहा हूँ दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। वीडियो को 1 से 2 बार जब देखेंगे तो आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा सीरीज है मैं पहले बता चुका हूँ कि आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम दे रहा हो, सीजी हो, एमपी हो, है ना, यूपी हो, या फिर आप सीटेट की तैयारी करते हो, या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, तो ये जो हमारा सीरीज है ये आपके लिए बाल विकास के सब्जेक्ट में बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है।
तो आगे देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है। अब बच्चे में एकीकरण का गुण कैसे पाया जाता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। जैसे क्या होता है आप आगे देखेंगे। तो पहले संपूर्ण अंग को उठाता है बच्चा। क्या है कि पहले पूरा अपने शरीर को, मतलब जैसा अगर छोटा शिशु है तो अपने पूरा हाथ पैर को चलाना चालू करता है, फिर उसके अन्य भागों को जो है अंत में क्या है कि दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे धीरे धीरे पूरे अंग को चलाना सिखाता है। अगर मान लो जैसे कि अगर छोटा बच्चा है, अगर एक गिलास को उसको पकड़ना होगा, है 2.5-3 साल का अगर बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, अगर वो गिलास को पकड़ेगा, है ना, तो एकदम पूरा दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेगा उसको, है ना, पूरा अपने बाहों में पूरा भरने का प्रयास करेगा। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, फिर अंगों का उसका धीरे धीरे विकास होता है। इसके बाद फिर वो पूरा मतलब कि उंगलियों से पकड़ना चालू करेगा। अब जैसे पेन की बात करें तो छोटे बच्चे लोग को देखना पेन कैसे पकड़ेंगे, तो पूरा मुट्ठी में पकड़ेंगे, है, पूरा मुट्ठी भर के पेन को पकड़ने का कोशिश करते हैं। फिर जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके बाद जैसे जैसे उसके अंगों पर मतलब कि नियंत्रण आता जाता है, फिर वो एक उंगली और एक अंगूठे के सहारे से जो है पेन को पकड़ लेते हैं, है ना। तो वही चीज कहा गया है कि बच्चे में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथों पैरों को एक साथ मिला करके काम करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। जैसे मैंने पेन वाला एग्जांपल बताया कि अगर वो बच्चा पेन पकड़ने का प्रयास करेगा तो पूरे हाथ से पकड़ता है, पूरे 5 उंगलियों से पकड़ेगा उसको, है ना। फिर जैसे जैसे उसके अंगों में जो है नियंत्रण आते जाता है, स्थापित कर लेता है, तो वो केवल अंगूठे और उंगली के सहारे से पेन को पकड़ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये अंगों की गति में विभिन्नता का सिद्धांत। ये जितना सिद्धांत है बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे सिद्धांतों को याद में रखना है। सीटेट जैसे एग्जामों में इससे एक न एक प्रश्न जो है बनता ही है। तो देखते हैं सिर का विकास इसमें सबसे पहले होता है अंगों की गति की विभिन्नता, है ना। ये जो होता है हर बच्चे में पाया गया है कि सिर का विकास सबसे पहले होता है तथा हाथ और पैर का विकास सबसे बाद में होता है। ये इसका अंगों की गति में विभिन्नता देखा गया है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होता ही है। जैसे अगर एक ही माँ बाप के अगर 2 जुड़वे बच्चे हैं, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता, भले ही वो एक जैसे ही दिखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उनमें क्या रहता है, विभिन्नता रहता है ना। अगर एक माँ बाप के अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। किसी की गति जो है किसी का धीमी तो किसी का तेज होता है। ठीक है, विभिन्नता जो होता है वो हर किसी में एक समान भी नहीं रहेगा, वो किसी में तेज रहता है तो किसी में तेज, मतलब किसी के अगर माँ बाप अगर बहुत होशियार है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2 बच्चे हैं तो एक बहुत होशियार हो जाएगा और एक जो बच्चा है वो बहुत कमजोर हो रहेगा, है ना। आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे वंशानुक्रम वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ये जो है इंपॉर्टेंट है ना। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। बाल विकास वंशानुक्रम वातावरण का प्रतिफल होता है। प्रतिफल कहने का मतलब वंशानुक्रम गुणते वातावरण। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो है दोनों का संयोग बराबर होता है। ये भी नहीं कह सकते कि हम परसेंटेज में नहीं बांट सकते कि आधा 20% इसका है या फिर 80% इसका है, 70% इसका है। इस हिसाब से भी इसको हम प्रतिफल मतलब कि नहीं बता सकते कि वंशानुक्रम और वातावरण का इस योग कितना है ना। ये दोनों का जो है महत्वपूर्ण, दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण का प्रतिफल होता है ना। आगे देखेंगे अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है कि अधिगम विकास जो है अधिगम व परिपक्वता से प्रभावित होता है। विकास जो हमेशा अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत जो है विकास अधिगम और परिपक्वता से प्रभावित होता है। मतलब विकास जो है हर किसी का अधिगम अलग रहेगा और जैसे जैसे परिपक्व होते जाएगा वैसे वैसे हर एक बच्चे में उसका अधिगम का स्तर जो है अलग अलग देखा गया है ना। तो वही चीज कहा गया है कि अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत में दोनों क्या है कि विकास के लिए प्रभावित करता है। आगे देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। सभी पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये जितना भी सिद्धांत है ये जो है जैसे हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास,
है ना। बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्लास में इतना ही दोस्तों। फिर एक हम नेक्स्ट टॉपिक में जो कवर करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अंत तक बने हुए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों का वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।